सो ठीक है, एनाटॉमी ये चीज़ आपको अभी से रट लो, ये आखिरी वाली स्लाइड तक हमें काम आएगी। ये ल्यूमन है, ठीक है, और ल्यूमन के एरिया वाला जो एरिया है, पहला इंटीमा आएगा, फिर मीडिया आएगा, फिर एक्सटर्ना आएगा, और उसे एडेंटेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हम सबसे पहले वास्कुलाइटिस के बारे में बात करते हैं कि वास्कुलाइटिस एक्चुअली है क्या। ये लाइंस कहाँ से आ रही है? सॉरी गाइस, मैं एक्चुअली न्यू हूँ जूम पे, तो मुझे नहीं पता ये लाल और पीली लाइनें कहाँ से आ रही है। इसको फाइंड आउट करके फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, अगर कोई और कर रहा है तो प्लीज ना करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वास्कुलाइटिस पे। वास्कुलाइटिस क्या होता है? वास्कुलाइटिस एक बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल वॉल है। अगर कोई ये कर रहा है तो प्लीज ना करें स्क्रीन पे। लोग अभी बहुत ज्वाइन कर रहे हैं अभी करंटली। वॉइस गाइस, लोग बोल रहे हैं कि मेरा वॉइस बहुत लो है। क्या लो सुनाई दे रहा है? नो सर। प्लीज ये जो लिख रहा है वो प्लीज ना लिखे स्क्रीन पे। ठीक है, तो मेरा वॉइस आई थिंक सही है। हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो वास्कुलाइटिस है, वास्कुलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल वॉल है बेसिकली। ठीक है, और हम सबसे पहले हमने जैसे बात करी कि आर्टरी के 3 लेयर्स होते हैं। तो एंडोथेलियम इंटीमा है, स्मूथ मसल मीडिया है, और कनेक्टिव टिश्यू एडवेंटेशिया। और उसे आगे की जो है कि हमें वास्कुलाइटिस की सीजन से होता है और उसकी इटियोलॉजी तो अभी तक नॉन नोन है। ठीक है, तो और क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा? अगर किसी बंदे को वास्कुलाइटिस होता है तो क्लिनिकल फीचर्स में उसको फीवर होगा, फटीग होगा, माइल्ड या मतलब कि मसल पेन होगा, उसको वेट लॉस होगा। ठीक है, और ये सब सिम्टम्स के आधार पे हम क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं इस चीज़ को। और बाकी जो ब्लड रिलेटेड लेबोरेटरी डायग्नोसिस है वो हम बाद में देखेंगे। और तो बेसिकली हमने जो वास्कुलाइटिस है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लार्ज वेसल्स जो होते हैं, एरोटा हो गया है ना, पल्मोनरी आर्टरी वगैरह हो गया। तो लार्ज वेसल्स का वास्कुलाइटिस, फिर मीडियम वेसल्स आती है, मस्कुलर आर्टरीज वगैरह। ठीक है, उसका इन्फ्लेमेशन। और स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस जिसमें आर्टेरियोल्स आते हैं, कैपिलरीज आती है। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्टेरियोल्स क्या है, कैपिलरीज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि एक एरोटा होती है, फिर उसमें से स्मॉल आर्टरीज बनती है, फिर आर्टेरियोल बनता है, फिर कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स होते हैं, फिर वेन बनती है। तो इस तरीके का आपको एक एनाटॉमिकल पिक्चर आपके माइंड में आ जाना चाहिए जब मैं आर्टेरियोल्स बोलूँ तो। ठीक है, तो जो 3 पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया, लार्ज, मीडियम और स्मॉल वास्कुलाइटिस। और हम इसको वन बाय वन देखेंगे एफएमजी के पर्पज से और नीट पीजी के पर्पज से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस तो आते हैं। तो मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ थोड़ा सीरियसली इसे लीजिएगा। तो जैसे कि इन्फ्लामेशन होता है किसी भी ब्लड वेसल का, तो उसकी वजह से उसको वो वेसल का जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है। ठीक है, वो नैरो हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको जो ब्लड सप्लाई करना है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। इस टाइम में नेक्रोसिस के चांसेस भी रहते हैं। हम इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस की तरह से। माइक पास में रखिए सर, थोड़ा आवाज़ क्लियर आएगी। यार माइक पूरा मुंह के सामने है। अगर मैं फिर भी नहीं आती है तो फिर मैं चेंज कर लूँगा अपने ईयरफोन जो भी है। ठीक है, सो और मैं आप सबको ईयरफोन यूज़ करने की एक सलाह देता हूँ, तो प्लीज़ आप सब ईयरफोन यूज़ कीजिएगा।
हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस की। और लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस में हमारे पास दो चीज़ें हैं, टेम्पोरल आर्टराइटिस है जिसे हम जाइंट सेल आर्टराइटिस भी बोलते हैं, और दूसरा है टाकाइसो आर्टराइटिस। अब इसको कंसेप्ट बेस लेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रैन्युलोमेटस वास्कुलाइटिस होता है, और ये जो लार्ज वेसल्स है हमारी उसको कवर करता है, उसको एक अफेक्ट करता है। लार्ज वेसल्स में हमारे आते हैं एरोटा आती है, फिर कैरोटिड आर्टरी होती है, उसकी जो मेजर ब्रांचेस है वो आती है, ठीक है। और इसकी जो कॉमन इटियोलॉजी है कि वो ग्रेटर देन 50 ईयर्स में दिखता है, और यूजुअली फीमेल्स इसमें से अफेक्टेड होती है, ठीक है। और इसका जो प्राइमरी सिम्टम्स होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि फीवर, फटीग वगैरह, वेट लॉस, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं, वो होते हैं कि जैसे कि हेडेक होता है, क्यों? क्योंकि टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, क्योंकि ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्वमेंट है। अब क्या होता है कि जब ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व होती है तो आपको विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो गए, अचानक से विजुअल चला जाएगा, विजन लॉस हो जाएगा, जॉ क्लॉडिफिकेशन होगा। जॉ क्लॉडिफिकेशन का मतलब है कि मस्टिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपको बोलने में प्रॉब्लम्स आएगी, मसल सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो है हमारा वहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है, और वो भी एक ब्रांच है कैरोटिड आर्टरी से निकली हुई, ठीक है। तो इसमें जॉइंट पेन, मसल पेन होते हैं, और ईएसआर जो होता है वो एलिवेटेड होता है। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में एलिवेटेड आता है। और अगर आप किसी का सीबीसी का रिपोर्ट या किसी भी नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट देखते हैं आप किसी का, और उसमें ईएसआर एलिवेटेड है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, देन समझना कि उसके बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन चल रहा है। वहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और फिर आप आगे के वो डायग्नोसिस में जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बायोप्सी पे आते हैं कि इसकी अगर मैंने बायोप्सी कर ली तो मेरे को बायोप्सी में क्या दिखेगा। तो इसकी मैं बायोप्सी करूँगा तो मुझे बायोप्सी में उसमें जाइंट सेल्स दिखेंगे। जाइंट सेल क्या होता है? एक्टिवेटेड माइक्रोफेज, मैक्रोफेज जो होता है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, उसे जाइंट सेल बोलते हैं। और ओके, सो एक्टिवेटेड माइक्रोफेज होता है, उसे जाइंट सेल बोलते हैं, और इंटीमा का फाइब्रोसिस हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है इसमें, ठीक है। अब क्या होता है कि इम्यून ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन है। अब ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती है? डब्ल्यूबीसी आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं, ये सारी चीज़ आती है, मैक्रोफेजिस आते हैं, ठीक है। सारे चीज़ आके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करते हैं, और इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट जो होती है वो रिलीज करते हैं। अब वो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट जो होती है ना, वो ब्लड वेसल को डैमेज करती है, ठीक है। जैसे कि हमारा इंटीमा हो गया, अब इंटीमा की डैमेज होगी। अब हमारे बॉडी में जनरल सा एक चीज़ मैकेनिज्म है, कोई भी चीज़ डैमेज होती है तो रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रिपेयर होती है और फाइब्रोसिस होगा चीज़ का, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी के हाथ पे ऐसे कट मार दिया तो वहाँ पे जो नई चीज, नई जो स्कार होएगा वो एक फाइब्रस टिश्यू होएगा, और वो स्किन से थोड़ा सा अलग टाइप का होएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ होती है आर्टरी के अंदर भी, तो एक फाइब्रोसिस हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बायोप्सी के थ्रू इस चीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट इसकी बहुत इजी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले लो। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन कम करते हैं। हमेशा एक याद रखना है कि स्टेरॉइड्स इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, और अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके ब्लाइंडनेस, अंधापन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी यूज़ करूँगा, शुद्ध हिंदी के शब्द, तो किसी किसी को समझ नहीं भी आएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो टाकाइसो आर्टराइटिस है। ये दोनों ये दोनों लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस है, बड़ी वेसल्स में होते हैं, ठीक है। ये भी एक ग्रैन्युलोमेटस वास्कुलाइटिस है, ठीक है। और इसमें एरोटा के आर्च के आसपास दिक्कत आती है, ठीक है। टेम्पोरल में कहाँ आती थी? कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस में, ठीक है। और इसमें कहाँ आती है? एरोटिक आर्च के आसपास में। लेकिन इसकी एक फैक्ट ये वाली बात है कि ये लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड में होता है, और एशियन फीमेल्स में होता है, ठीक है। और इसमें भी न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स आते हैं। और अब जैसे कि आपको पता है कि सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो अपर लिम्फ में सप्लाई करती है, तो वो काइंड ऑफ डीप वेसल का है, तो वहाँ पे अपर एक्सट्रीमिटीज के जो पल्स है वो एब्सेंट भी आएंगे हमें कभी कभार, ठीक है। इसको पल्सलेस डिजीज भी बोलते हैं। और इसमें भी ऑफ कोर्स ये इन्फ्लामेशन है, काइंड ऑफ वेसल का इन्फ्लामेशन है, तो इसमें भी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो एलिवेटेड होगा। तो इसकी ट्रीटमेंट भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है।
तो बस आपको ये याद रखना है इसमें से पर्टिकुलरली एफएमजी या नीट पीजी के हिसाब से कि ये दोनों जो है ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन है, ठीक है, और ये दोनों लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस है। और आपके क्वेश्चन में ही आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस, तो इसमें से जो भी दोनों में से लिखा होगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये अगर आप यूएसएमएल या प्लेब वगैरह किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं देन ये जो जेंडर मैटर करता है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि एक 50 ईयर्स ओल्ड फीमेल आपके क्लिनिक में आई या 55 ईयर्स ओल्ड फीमेल आपके क्लिनिक में आई, उसको ये सिम्टम्स है, ये सब चीज़ें हैं और ये है, तो उसकी पैथोलॉजी क्या हो, ठीक है। तो ये प्लेब और यूएसएमएल के हिसाब से है। बाकी अगर इंडियन पीजी के हिसाब से याद रखना तो बस ऊपर ऊपर से याद रखना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो है वो है मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस हमारे पास है पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा, ठीक है, और कावासाकी डिसीज और बर्जर डिसीज। कावासाकी और बर्जर डिसीज में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। ये दोनों तो मतलब कि ऑल टाइम ऑलराउंडर काइंड ऑफ है, किसी भी एग्जाम पकड़ लो, किसी भी कंट्री की कॉम्पिटिटिव एग्जाम पकड़ लो, इसमें ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल यूज DingTalk एप्लीकेशन फॉर द क्लास, ओके, थैंक यू। और हम पोलियाट्राइटिस नोडोसा से स्टार्ट करते हैं कि ये जो है नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस है और ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है और लंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अब नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस क्या होता है, तो किसी भी वेसल का इन्फ्लामेशन होता है, तो ये मीडियम वेसल है, मीडियम वेसल है तो इसमें नेक्रोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसमें वेसल वॉल का भी नेक्रोसिस होता है, क्योंकि एक चीज़ हमेशा सबको सबको पता होनी चाहिए कि हमारे पूरे बॉडी में जो ऑर्गन्स है उनको ब्लड सप्लाई आर्टरी करती है ना, लेकिन आर्टरी को ब्लड सप्लाई कौन करता है, उसका नाम है वैसा वैसोरम। तो अगर वैसा वैसोरम में भी प्रॉब्लम्स आती है तो भी वहाँ पे नेक्रोसिस होने के चांसेस है वेसल वॉल के, ठीक है। तो ये जो है क्लासिकली प्रेजेंट एज ये जो क्लासिकली प्रेजेंट होगा यंग एडल्ट होंगे उसमें हाइपरटेंशन के रूप में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें रीनल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। रीनल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट और एब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि मेसेंट्रिक आर्टरी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब मेसेंट्रिक आर्टरी जो है वो हमारे आपको पता होना चाहिए कि सुपीरियर और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है जो हमारे बाउल्स को, जो हमारे इंटेस्टाइन्स को ब्लड सप्लाई करता है। तो अगर उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगी और एब्डोमिनल पेन या ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस रीजन्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये एसोसिएटेड विद सीरम एचबीएस एंटीजन। अब ये एचबीएस एंटीजन क्या है, इसके रिगार्डिंग मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, ठीक है। और अगर ये इसके साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, अगर आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो गया है देन आपको पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा होने के चांसेस है, क्योंकि उसके हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ जो इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट रिलीज होगी वो आर्टरी को भी वेसल्स को भी डैमेज करेगी वो चीज़ें, तो इसलिए ये चांसेस ये पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा होने के चांसेस है। अब हम बात करते हैं कि रीजन्स कैसे हो सकते हैं, तो इसमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन होता है। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि पूरी की पूरी वेसल की वॉल अफेक्टेड होती है। जैसे हमने पहले के वास्कुलाइटिस जो हमने देखा कि उसमें इंटीमा अफेक्टेड होती है, ठीक है, लेकिन इसमें इंटीमा, मीडिया और एडवेंटेशिया जो तीनों के तीन भूमि का कुछ लोग बोलते हैं, तो तीनों की तीन लेयर्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे, तो मतलब उसको बोलते हैं कि हम ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। और ये इन्फ्लामेशन होगा मतलब कि और फिर उसके बाद वो हील होकर फाइब्रोसिस हो जाएगा जैसे मैंने बताया। तो इसमें क्या होता है कि कुछ पोर्शन में इन्फ्लामेशन होगा, हील होगा, कुछ पोर्शन नॉर्मल रहेगा, कुछ पोर्शन में वापस इन्फ्लामेशन होकर हील रहेगा। तो ये जो अपीयरेंस होगा वो हमें देखने को मिलेगा स्ट्रिंग ऑफ पल्स अपीयरेंस, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स अपीयरेंस देखने को मिलेगा इमेजिंग करने पे। जब हम इसकी इमेजिंग करेंगे, इमेजिंग इन द सेंस कि हम इसकी जब एंजियोग्राफी वगैरह कुछ करेंगे तब हमें स्ट्रिंग ऑफ पल्स अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हम इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन है, और एक साइक्लोफॉस्फामाइड भी देते हैं। अब साइक्लोफॉस्फामाइड है ना, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ कि साइक्लोफॉस्फामाइड एक साइक्लोफॉस्फामाइड जो है, ओके गाइस,
can't hear your voice. ठीक है, मैं एक बारी चेंज कर लेता हूँ ईयरफोन, मे बी आप लोग सुन पाएंगे. सॉरी गाइस फॉर इंटरप्टिंग. सो हेलो गाइस, अभी अभी आवाज़ ठीक आ रही है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, तो हम साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है, या ओके ओके श्योर, आई विल एक्सप्लेन. तो कोई बोल रहा है कि ओके, सो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पोर्शन अफेक्टेड होता है. ओके, ठीक है. तो इसमें जो पोर्शन अफेक्टेड होता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में पूछ रहा है तो मैं बता देता हूँ अभी से कि इसमें जो पोर्शन अफेक्टेड होता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ पोर्शन में इन्फ्लामेशन है, वहाँ पे हील होगी और वहाँ पे फाइब्रोसिस होगा. उसके बगल वाला पोर्शन, नेक्स्ट वाला पोर्शन नॉर्मल रहेगा, फिर वापस से इन्फ्लामेशन, हीलिंग. तो ऐसे जब हम इमेजिंग करेंगे, जो एंजियोग्राफी वगैरह कुछ करेंगे, तो उसमें हमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ऐसे मोतियों की माला की तरह. ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट में जो है हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं. अब लोगों को बता देता हूँ कि मैं जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है ना, वो एक एंटी कैंसर ड्रग है. और इसके जो साइड इफेक्ट है वो ब्लैडर का हेमरेज कर सकता है, ब्लैडर हेमरेज कर सकता है. ठीक है, तो इसके लिए हम मेजना देते हैं. साइक्लोफॉस्फेमाइड देने के साथ में हम उनसे मेजना देते हैं ताकि उसका जो ब्लैडर है ब्लीड ना करे. तो ये हो गया polyarteritis nodosa. So far we are done with large vessel vasculitis and now we are on medium vessel vasculitis पे हैं. और दूसरी चीज़ हम देखने जा रहे हैं कावासाकी डिसीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा. और इसमें याद रखने वाली चीज़ एक ही है, वो है ये स्पेशली चिल्ड्रन में होता है. लेस देन 4 years ओल्ड वाला नहीं होता है, लेस देन 5 years. कभी कभी क्राइटेरिया मतलब कि बुक्स के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है, किसी में लेस देन 7 years है, किसी में लेस देन 4 years है. ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है, फीवर होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, और इसमें इरिथ्रोमाइटस रैश होते हैं. कंजक्टिवाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा, जो हमारे आई में कंजक्टिवा है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ठीक है, और इरिथ्रोमाइटस रैश होते हैं पूरे बॉडी के पास, सोल्स पे रैश होते हैं. हमारे जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाएंगे. ठीक है, और इसमें ये मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस है. तो याद रखना कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वो मीडियम वेसल है, तो वो इसमें इन्वॉल्व होगी. ठीक है, तो इसमें कोरोनरी आर्टरी के इन्वॉल्व होने से इसमें थ्रोम्बोस फॉर्मेशन का रिस्क है, और वो फिर आगे जाके छोटे बच्चों में ही मायोकार्डियल इंफार्क्शन करा सकता है. ठीक है, और एन्यूरिज्म भी हो सकता है कि जैसे डैमेज होता है वेसल वॉल, तो वैसे वेसल की वॉल भी वीक हो जाती है. अगर वीक हो जाएगी तो हाई प्रेशर के थ्रू क्या होगा, उसका बल्जिंग हो जाएगा, मतलब कि एन्यूरिज्म हो जाएगा. तो एन्यूरिज्म क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. अगर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता नहीं होगा एन्यूरिज्म का, तो ये जो है, ये एन्यूरिज्म ये जो है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो नॉर्मल वेसल है, नॉर्मल एरोटा है, और इसके बाद यहाँ पे एन्यूरिज्म आप देख रहे होंगे, तो एन्यूरिज्म हो रखा है क्योंकि इसकी वेसल की जो वॉल है वो वीक हो गई है. तो ये एरोटा है, तो इमेजिन कर लेना कि ऐसा ही एन्यूरिज्म हो जाएगा कहाँ पर, कोरोनरी आर्टरी में. ठीक है, तो बस यही है. और इसकी ट्रीटमेंट में हमें देना है एस्पिरिन और IVIG, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन. यहाँ सॉरी मैंने IVTG लिख दिया, IVIG है, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन है, और इसमें एस्पिरिन देता है. एक्चुअली बच्चों में जो एस्पिरिन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. तो बच्चों में एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि इससे रे सिंड्रोम होता है, REYE रे सिंड्रोम होता है. तो ये एक्चुअली बिना ब्रेन और लीवर डैमेज करता है. रे सिंड्रोम में ब्रेन एंड लीवर का डैमेज होता है. तो एस्पिरिन बच्चों में वैसे अवॉइड करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक एक जो कावासाकी डिजीज है उसमें हमें एस्पिरिन देनी पड़ती है.
और ये डिसीज वैसे सेल्फ लिमिटेड है। अब हम बात करते हैं बर्गर डिसीज के बारे में। इसकी एक चीज़ जो कॉमन है वो है नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस, जो कॉमन है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के साथ। तो इसमें क्या होता है कि मेनली डिजिट्स अफेक्टेड होते हैं, हमारे जो उंगलियां हैं ये सारी चीज़ अफेक्टेड होती है। ठीक है, इसमें अल्सरेशन हो जाते हैं, अल्सर छाले पड़ जाते हैं, गैंग्रीन हो जाता है इस चीज़ का, ऑटो एम्पुटेशन अपने आप ये कट जाएगी, मतलब कि गैंग्रीन हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें जो सप्लाई करती है वेसल, ब्लड सप्लाई करती है फिंगर्स वगैरह में, वो वेसल का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, और इन्फ्लामेशन की वजह से वो उसका ल्यूमन हो नैरो हो जाएगा। ल्यूमन अगर नैरो हो गया तो ब्लड सप्लाई सही से नहीं पहुंच पाएगी और उस एरिया में इश्यूमिया होकर वो एरिया सड़ जाएगा। तो इसमें जो होता है कि राइनोड फिनोमिनन देखने को मिलता है। राइनोड फिनोमिनन यही होता है कि ये जो हमारे जो डिस्टल डिस्टल फिंगर्स है उस चीज़ का ब्लू हो जाते हैं। ठीक है, साइनोसिस हो जाता है, इस चीज़ का ब्लू कलर हो जाता है। तो और ये चीज़ जो है हाईली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। ठीक है, तो ये जो स्मोकर्स होते हैं वो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं कि बहुत लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं और बहुत हैवी स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ होगी। और जब ये चीज़ उसमें होती है तो वो स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते, चाहे उनकी उंगली भी कट जाए। ठीक है, उनकी उंगली का ऑटो एम्पुटेशन हो जाए, गैंग्रीन हो जाए, अल्सर हो जाए, दे डोंट केयर बिकॉज दे कांट क्विट। ठीक है, वो स्मोकिंग नहीं छोड़ पाएंगे। और इसकी ट्रीटमेंट ही वही है, स्मोकिंग के सेशन करना, स्मोकिंग स्टॉप कर देना। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कावासाकी बर्जर डिसीज। तो हमने क्या खत्म करा है अभी तक, हम बोल देते हैं एक बार फिर से। लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस में हमने टेम्पोरल जाइंट सेल आर्टराइटिस देखा एंड टाकायासु आर्टराइटिस देखा है। फिर हम मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस में पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा, कावासाकी डिसीज एंड बर्जर डिसीज देखा है। ठीक है, अब हम चलेंगे स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस की ओर। स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस में हम क्या देखेंगे? हाँ, सबसे पहले हिस्टोलॉजी मैंने बताया था कि हिस्टोलॉजी देखनी है। यस, तो हिस्टोलॉजी देखेंगे अभी। तो ये जो ऊपर वाला लेयर है ये हमारा इंटीमा है, जैसे हमने देखा। ठीक है, ये जो है इंटीमा, मीडिया और एक्सटर्ना। एक्सटर्ना को एडेंटेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इंटीमा। इंटीमा है, ये अपना मीडिया है, स्मूथ मसल मीडिया। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू आप देख सकते हैं, पैर में चेंजेस आ गया, तो ये एडवेंटेशिया है। और यहाँ पे थोड़ा और क्लियर है, ह्यूमन है, इनका मीडिया है, इनका एडवेंटेशिया है, ये इलास्टिक एक्सटर्ना है और इंटीमा है। ठीक है, और ये जो हम नीचे ये देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ह्यूमन पहले कितना वाइड था, ये नॉर्मल है, ये टेम्पोरल से टेम्पोरल आर्टरी, टेम्पोरल वास्कुलाइटिस है। ठीक है, जाइंट सेल वास्कुलाइटिस। इसमें पहले देख सकते हैं कि ह्यूमन कितना वाइड था, बाद में नैरो हो गया। और आप देख सकते हैं कि इंफ्लामेटरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद है। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यस, तो हो गया हमारा स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस, जिसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे, चार चीज़ें देखेंगे। रेग्नल ग्रैन्युलोमैटोसिस देखेंगे, रेग्नल ग्रैन्युलोमैटोसिस, माइक्रोस्कोपिक कोलिएंजाइटिस, मैक्रोस्कोपिक कोलिएंजाइटिस। ठीक है, जर्ग-स्ट्राउस सिंड्रोम और हैनॉच कॉन्वेंट टोर्टुरा। तो आपको ये जो आज का लेक्चर खत्म हो जाए तो आपको किसी भी लेप्रेडो की नोट्स, मैरो की नोट्स हो जाए, या फिर कोई भी बुक हो जाए, रॉबिन्स हो जाए, कोई भी पैथोलॉजी की बुक उठा के देख लेना, पढ़ लेना, चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेक्चर का यही मीनिंग है कि चीज़ें थोड़ी आसान करनी है। तो रेटिनल ग्रैन्युलोमैटोसिस की बात करते हैं कि इसमें नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमैटोस होता है, ग्रैन्युलोमैटोस वास्कुलेटिंग हुआ है, इसमें भी नेक्रोसिस वाला होता है। और ये जो मेनली नेसोफेरिंग्स, लंग्स और किडनी को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि किडनी में हमारे बहुत सारी कैपिलरीज होती है। ठीक है, वहाँ पे और लंग्स में भी ब्लड एक्सचेंज के लिए बहुत सारी कैपिलरीज होती है, तो यहाँ पे वो इन्वॉल्व करता है। ठीक है, और क्लासिक इसका प्रेजेंटेशन होता है, मिडिल एज मेल होता है कि अराउंड 30-35 एज मेल विद साइनोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस, हमारे जो साइनस होते हैं उसका इन्फ्लेमेशन होता है। इसके सिम्टम्स में राइनोरिया भी होता है, मतलब कि लिक्विड डिस्चार्ज होता रहता है नोज से। ठीक है, और नेसोफेरेंजियल अल्सर्स भी होते हैं, नेसोफेरेंजियल अल्सर, नोक्टेसिस होते हैं, ब्लड विद स्प्यूटम, बायलेटरल नोडुलर लंग इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं। ये
लंग्स में आपको एक्सरे करेंगे या कुछ भी करेंगे, उसमें हमें इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी, घुसपैठ। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कि घुसपैठ देखने को मिलेगी, और हेमेचूरिया भी मिलेगा क्योंकि किडनी इन्वॉल्व है। हेमेचूरिया मीन्स आरबीसी कास्ट इन द यूरिन। तो इसकी वजह से हमें रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये जब हम रीनल पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज़्यादा चीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे। और इसमें सीरम सीएन का देखने को मिलता है। सीएन का क्या है, हमने, अगर आपने पैथोलॉजी पहले पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये सीएन का क्या है। सीएन का जो है साइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूट्रोफिल है, राइट। साइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी है, बेसिकली एंटीबॉडी है, ठीक है। और ये ऑटो एंटीबॉडी है और प्रोड्यूस हमारी बॉडी से प्रोड्यूस करती है। और वो एक हमारे शरीर के हमारे ओवन प्रोटीन के अगेंस्ट काम करती है। एक एंटीबॉडी है, हमारा बॉडी से प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे शरीर के ही प्रोटीन के खिलाफ काम करती है, और ये साइटोप्लाज्म में मेनली होती है, तो इसलिए सी एन का है। ठीक है, जब आप साइटोप्लाज्म में देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आराम से ओपन हो रहा है, इसको कोई जल्दी नहीं है, बस हमें जल्दी है। सी एन का और पी एन का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे रेस्पिरेटरी जो एम्फाइजिमा पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी में, उसमें भी ये चीज़ आएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको अभी दिखा दूँ। ठीक है, तो हो सकता है आप अभी देख पा रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये जो सी एन का है आप देख सकते हैं, इसका साइटोप्लाज्म पूरा ग्रीन है। ठीक है, तो इसके साइटोप्लाज्म में एंटीबॉडी दिखने को मिलती है सेल। और बाकी जो पी एन का है वो, पीएनका का मतलब यही है, पेरी न्यूक्लियर, मतलब कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के आसपास देखने को मिलती है। तो सब जो ये सेल है, आप देख सकते हैं पूरा ये सेल है, और उसका ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आसपास देखने को मिलती है। तो न्यूक्लियस के आसपास ये ज़्यादा ग्रीनिश है, तो ये जो पूरा साइटोप्लाज्म में ज़्यादा ग्रीनिश है। ठीक है, ये जो बेसिकली पीएन का और सीएन का जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज है, और ये हमारे शरीर के अपने खुद के प्रोटीन के खिलाफ होती है। ठीक है, तो बस। और उसके बाद जब हम बायोप्सी करेंगे तो बायोप्सी में हमें नेक्रोसिस वाला ग्रैन्युलोमा दिखने को मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रैन्युलोमा क्या होता है। ग्रैन्युलोमा आरबीसी, सॉरी आरबीसी में न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, स्पोरिन, ये सब चीज़, ये सब लोग एक साथ हो जाते हैं और ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन करते हैं। ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन की भी ये फोटो है हमारे पास, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन में होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार खुल चुका है। तो ये हो गया ग्रैन्युलोमा। इन्फेक्शन हो गया, सपोज कि माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस आया, टीबी आया, टीबी के बैक्टीरिया के आसपास इनेट ग्रैन्युलोमा, जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है वो आएगी। तो उसके बाद इम्यून ग्रैन्युलोमा आएगा। इम्यून ग्रैन्युलोमा में मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, डेंड्राइटिक सेल्स सारे आके उस बैक्टीरिया को चारों ओर से घेर लेंगे। ठीक है, चारों ओर से घेर लेंगे, और उसके बाद जो लास्ट वाला है, तो जैसे समय जाएगा, टाइम जाएगा, जैसे वो क्रोनिक ग्रैन्युलोमा हो जाएगा। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म वाला।
और उसके आसपास जो है फाइब्रोटिक कैप्सूल ऐसे फॉर्म हो जाएगी, पूरी पूरी फाइब्रस कैप्सूल ऐसे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्रोनिक ग्रैन्युलोमा है। तो क्रोनिक ग्रैन्युलोमा फोमी मैक्रोफेजेस होते हैं और एपिथेलियोइड मैक्रोफेजेस होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स को भी डैमेज करते हैं, उसको एंगल्फ कर लिया होता है इन लोगों ने। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही आप कंसेप्ट रखें कि ग्रैन्युलोमा क्या होता है। ठीक है, ओके। तो हमें नेक्रोसिस वाला ग्रैन्युलोमा देखने को मिलेगा उसमें। तो ट्रीटमेंट जो है उसकी वो है साइक्लोफॉस्फामाइड और स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह। ठीक है, और इसका रिलैप्स कॉमन है कि रिलैप्स बार बार होता रहेगा। तो इसकी ट्रीटमेंट में साइक्लोफॉस्फामाइड एज पर आइसाइड के साइक्लोफॉस्फामाइड एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग है। और इसमें हेमोरेजिक सिस्टाइटिस मतलब कि ब्लैडर का जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसका हेमरेज हो सकता है, उसकी साइड इफेक्ट है, तो प्रिवेंट करने के लिए हम मेजना यूज करते हैं, मेजना। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोफॉस्फामाइड। और अब हम आगे बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक कोलिंजाइटिस के बारे में। तो हम सो फार वी आर डन विद, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या करा है। हमने करा है लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस, मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस, और अभी हम स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस पे है, और हमने रेटिनल ग्रैन्युलोमेटोसिस कर लिया है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक कोलिएंजाइटिस। अब उसमें भी नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस इन्फ्लेमेशन होता है और ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, स्पेशली लंग्स एंड किडनी। ठीक है, तो ये भी लंग्स और किडनी को भी। अब स्मॉल वेसल्स जो होते हैं मतलब कि कैपिलरीज जो होती है किडनी और लंग्स में ज़्यादा होती है। किडनी में हम फिल्ट्रेशन वगैरह करनी होती है और लंग्स में हमें गैस सेक्शन वगैरह करनी होती है। तो इसकी प्रेजेंटेशन और सिमिलर है, रेटिनल ग्रैन्युलोमेटोसिस के साथ पूरी प्रेजेंटेशन सिमिलर है। और इसमें नेसोफेरिंजियल न्यूरोल में ग्रैन्युलोमास एब्सेंट होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपको क्वेश्चंस में पूछते हैं कि किस टाइप के वास्कुलाइटिस में नेसोफेरिंजियल न्यूरोल में या फिर ग्रैन्युलोमा एब्सेंट ग्रैन्युलोमा होता है, ग्रैन्युलोमा माइक्रोस्कोपिक कोलिएंजाइटिस में। और इसमें सीरम पीएन का लेवल होता है, कोरिलेट करता है। जैसे मैंने बताया कि पीएन का क्या होता है, पेरीन्यूक्लियर इनका है, तो न्यूक्लियस के आसपास होता है, ग्रीन कलर का जो मैंने दिखाया था अभी। ठीक है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी यही है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड साइक्लोफॉस्फामाइड, और इसका रिलैप्स भी कॉमन है। अभी हम बात करते हैं चर्च स्ट्राउस के बारे में। तो ये जो तीसरा डिसीज है स्मॉल वेसल में, वो है चर्च स्ट्राउस सिंड्रोम है। और उसमें भी नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है, और ये स्पेशली लंग्स एंड हार्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है? और इसमें अगर आजमा और पेरिफेरल इओसिनोफिलिया ऑफन प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट आता है तो उसको चर्च स्ट्राउस होने की पॉसिबिलिटीज है। और कोई पेशेंट आता है बोलता है कि मुझे अस्थमा की हिस्ट्री है और ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें वास्कुलाइटिस के, देन वी कैन डायग्नोज एज चर्च स्ट्राउस। पर फिर भी हमें लेबोरेटरी लैब डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। और चौथी चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत बारी एफएमजी में भी आ चुका है और यूपीजी में भी आ चुका है, एनोस ऑनलाइन कुरकुरा। ठीक है, एनोस ऑनलाइन कुरकुरा जो है उसमें वास्कुलाइटिस ड्यू टू आईजीए, आईजीए जो हमारी एंटीबॉडी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो मेजर एंटीबॉडीज क्या क्या है, आईजीए, आईजीएम, आईजीजी, ठीक है, आईजीई। तो इसमें जो आईजीए एंटीबॉडी है उसका इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बना देती है आईजीए, और वो ब्लड वेसल में डिपॉजिट होगी। अब वो ब्लड वेसल में डिपॉजिट होगी तो वो क्या करेगी, वहाँ बैठ के करेगी तो झुंझुना तो बजाएगी नहीं। ऑफकोर्स वो वेसल वॉल को डैमेज करेगी और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये जो है इन मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में होता है। चिल्ड्रन में हमने अब तक दो चीज़ देखी है, कावासाकी के जो चिल्ड्रन में होता है और एक स्पॉन्डिलाइटिस बुलबुला है। तो ये पीडियाट्रिक के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पैथोलॉजी के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आते ही है, दोनों के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, इसमें पल्पेबल पालतू कुरकुरा होगा, मतलब कि पूरा एक रेड रेड कुरकुरा हो जाएगा, रेडिश रैश हो जाएंगे ऑन द बटक्स और थाई पे और लेग्स पे। और इसमें जीआई पेन भी हो सकता है और ब्लीडिंग भी होती है, ब्लीडिंग कॉमन होती है इसमें। ठीक है, तो हिमेचुरिया होता है क्योंकि आईजीए नेफ्रोपैथी होती है। क्या उसमें क्या होता है कि जो डाउन कैप्सूल होते हैं वहाँ पे आईजीए डिपोजिट हो जाता है, जाके बैठ जाएगा और डाउन कैप्सूल को जो भी है डैमेज करेगा, तो उससे क्या होगा आरबीसी कास्ट जो है रेड ब्लड सेल वो भी जाएगा साथ में ही। ठीक है, तो उसकी वजह से हिमेचुरिया देखने को मिलता है। और यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी इसमें देखने को मिलता है। जो आईजी एंटीबॉडी है वो
किसी और काम में बिजी हो गई है, ठीक है। तो हमारे जो म्यूकस ग्लैंड है, जो भी हमारी म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड है, जैसे नसल एरिया हो गया, हमारी इसोफेगस, जीआई वगैरह हो गया, जीआई, उसमें आईजीआई एंटीबॉडी काम करती है एज अ रक्षा करने के लिए, एज अ इम्यूनिटी के तौर। तो ये अगर किसी और काम में बिजी हो जाएगा तो फिर वहाँ पे ऑफकोर्स उस चीज़ की कमी हो जाएगी, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और ये यूजुअली सेल्फ लिमिटेड है, और अगर बार बार होता है तो हमें स्टेरॉइड इसमें देना पड़ता है। तो हमने खत्म कर लिया पहला पोर्शन, ठीक है। और वो था लार्ज वेसोवास्कुलाइटिस, मीडियम, मीडियम में 3 होती है, और जो स्मॉल वेसल है उसमें हम 4 देखी, वेगनर, माइक्रोस्कोपिक, चर्क स्ट्राउस एंड हेनस ऑनलाइन बुलबुला। उसको जाके रिवाइज कर लेना एक बार, तो चीज़ें क्या रहेगी आपको याद रहेगी, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इसकी पैथोलॉजी उतनी डिफिकल्ट है। तो हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में, और हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, चाहे वो पल्मोनरी ब्लड प्रेशर हो या सिस्टमिक ब्लड प्रेशर हो। और पल्मोनरी नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हो 10 mmHg है, बहुत कम है। पल्मोनरी ब्लड प्रेशर 10 mmHg, और अगर किसी कंडीशन में ग्रेटर देन 25 mmHg हो जाता है, देन इट भी हमें उसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि किस कंडीशन में हो सकता है, जैसे कि कोई थ्रोम्बस हो गया, आपकी बॉडी में फॉर्म होगी, ठीक है, ब्लड क्लॉट हो गया, और वो घूमता 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 आपके लंग में चला गया, और वहाँ पे जाके उसने पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर दिया, तो उस कंडीशन में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। इन्होंने एक चीज़ बताई, ऐसी काफ़ी सारी कंडीशंस है जिसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। जब हम पूरा पैथोलॉजी पढ़ लेंगे तो हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिस्टमिक हाइपरटेंशन के बारे में। तो जो सिस्टमिक हाइपरटेंशन है वो हम डिफाइन करेंगे ग्रेटर देन 140 और 90 mmHg, और नॉर्मल जो है 120 बाई 80 mmHg है, हमें पता है इस चीज़ का। तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब कि सीधी तरीके से हाइपरटेंशन हो रहा है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब है कि बॉडी में कुछ और दिक्कत है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी का मतलब है कि सीधी तरीके से हाइपरटेंशन हो रहा है, और सेकेंडरी का मतलब है कि बॉडी में कुछ और दिक्कत है, और जगह पे दिक्कत है, और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। तो देखेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान लगा देखिएगा, ठीक है। तो हमें उसके लिए सबसे पहले समझना होगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो ये स्पेशली सेकेंडरी के लिए है, तो मैं इसको बाद में समझाऊंगा, पहले हम प्राइमरी देख लेते हैं। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन की etiology हमें पता ही नहीं है क्यों होता है। 95% ऑफ केसेस में हमें पता ही नहीं है कि भाई प्राइमरी क्यों होता है, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। उसके रिस्क फैक्टर क्या है? उसके रिस्क फैक्टर है आपकी एज, ठीक है, आपका रेस, मतलब कि आप अफ्रीकन अमेरिकन है, कि उसमें ज़्यादा होता है। अगर आप ओबेस है, ओबेसिटी ज़्यादा है, आप हाई सोल्ट डाइट ले रहे हैं, आप कम फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है प्राइमरी हाइपरटेंशन को। सीधा सीधा आपको ले जाती है कि यही कोस है हाइपरटेंशन का, ये प्राइमरी। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होने, रीनल आर्टरी जो होती है, तो आपको पता होना चाहिए रीनल आर्टरी कहाँ होती है। अभी कुछ को नहीं पता होगा तो बता देता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे देखा था, ये जो है, ये एरोटा है ना, ये एब्डोमिनल एरोटा है, ये जो निकल रही है दोनों, ये रीनल आर्टरी है, ठीक है। अगर इस आर्टरी में यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, आधा ब्लॉकेज स्टेनोसिस हो जाता है, देन सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमें देखने को मिलेगा। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कैसे होगा, इसके लिए हमें एंजियोटेंसिन रास, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जानना बहुत ही ज़रूरी है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ज़िंदगी के हर पहलू पे हमें इसका सामना करना होगा, क्यों ना इसे पढ़ लिया जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीवर से। लीवर में हम लीवर प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिन और जम, और फिर रेनिन आएगा किडनी से। किडनी में जो जेजी सेल्स होते हैं वो रेनिन प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो रेनिन प्रोडक्शन होगा और एंजियोटेंसिन दोनों मिलके एंजियोटेंसिन 1 बनाएंगे, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 1 में से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। कहाँ बनेगा? लंग्स में बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि लंग्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, तो दो तरीके से काम करेगा।
एक तो सीधा सीधा वो आर्टरी का जो ल्यूमन है उसको नैरो कर देगा, मतलब कि वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है। और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होने से वहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो रिलीज होगा। और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन किडनी पे काम करेगा, किडनी पे काम करके क्या करेगा, तो NaCl है, सॉल्ट और पानी वाटर, इसका रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, जो टिश्यू में बहे जा रहा है उसका रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। और टिश्यू और पानी का रीअब्जॉर्प्शन होने से, रिटेंशन होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है। तो इसके बेसिकली दो मैकेनिज्म है, एक डायरेक्टली उसका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, और एक वाया एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा और फिर जाके वो काम करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ता है ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि स्टेनोसिस में कैसे बढ़ता है। तो हमने नॉर्मल चीजें देख लिया, रेनल आर्टरी का स्टेनोसिस हो गया तो कैसे बढ़ता है। तो ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है बेसिकली काम तब करती है जब हमारा प्रेशर लो हो जाता है। जब प्रेशर लो हो जाता है तब किडनी को कम ब्लड मिलेगा, क्योंकि प्रेशर लो है। अब किडनी को तो कम ब्लड आए तो किडनी सोचेगी कि यार प्रेशर कम हो गया, चलो ये चीज़ें रिलीज करते हैं और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो उस तरीके से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में क्या होता है कि आर्टरी स्टेनोसिस हो गया, मानो कि आर्टरी आधी कम ब्लड सप्लाई जा रहा है क्योंकि आर्टरी में प्लेग जमा हो गया या थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है, प्लेग जमा हो गया है। तो आर्टरी ब्लॉकेज हो रही है, आर्टरी आधी खुली है आधी ब्लॉक है। ठीक है। तो उसकी वजह से किडनी को ऐसा लगेगा कि यार मेरे को है ना ब्लड फ्लो कम आ रहा है, ब्लड फ्लो कम आ रहा है तो मोर रेनिन रिलीज करेगी। तो ज़्यादा रेनिन रिलीज होगा तो ज़्यादा आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। तो सेकेंडरी हो गया। ठीक है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आर्टरी का ल्यूमन और छोटा होगा, और छोटा होगा तो और ब्लड कम जाएगा, और ब्लड कम जाएगा तो वापस से वो रेनिन रिलीज करेगी। तो यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसीलिए जो आर्टरी स्टेनोसिस होती है, रिनल आर्टरी स्टेनोसिस में हमें सेकेंडरी टाइप का देखने को मिलता है हाइपरटेंशन। तो हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि चैट में लोग क्या बोल रहे हैं। रिलैक्स मतलब कि वापिस होना, वापिस फीवर हो गया था, ठीक हो गया, वापिस फीवर है, उसको बोलते हैं रिलैक्स। नहीं, PN का और CN का जो पैटर्न है वो नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमा के साथ सिर्फ नहीं अटैच करता, और एम्फाइजेमा में भी वो उसका आता है कोरिलेशन। तो हम बात करेंगे जो सेंट्री एसिनार एम्फाइजेमा है और टेनेसिनार, तो हम वो वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक है। तो अभी इसकी etiology आइडेंटिफाइबल है 5% ऑफ केसेस में, और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इसका मोस्ट कॉमन कॉज है, इस पर हमने देख लिया है। इसमें क्या होता है कि स्टेनोसिस की वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा और जेजी सेल्स होंगे और रेनिन सीक्रेट करना चालू कर देंगे, रेनिन सीक्रेट करेंगे और एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, वो लंग्स में जाएगा और वहाँ से वो एंजियोटेंसिन 2 बन के आएगा। ठीक है। और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो राइजेस ब्लड प्रेशर, और जो वो हमने देख लिया कि भाई कॉन्ट्रैक्टिंग आर्टेरियल स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके और फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो उसको इंक्रीज कर देगा। मतलब जैसे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है किसी आर्टरी का, उसका ब्लड फ्लो है वो थोड़ा अफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। ये मैकेनिज्म यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई है। और उसकी वजह से क्या होता है कि एक और चीज़ भी होती है कि इसमें जब हम रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वाले पेशेंट में जब हाइपरटेंशन डायग्नोस करने जा रहे होते हैं, तब रीनल आर्टरी उसमें ऑफ कोर्स कि आधी रीनल आर्टरी ब्लॉक है, आधी चालू है ना। सपोज 60% बंद है, 40% ह्यूमन उसका खुला है, उसकी वजह से उसको कम ब्लड मिल रहा है, तो उसकी वजह से किडनी का जो इस्चेमिया हो जाएगा और किडनी का नेक्रोसिस हो गया। उसकी साइज ये है, इतनी बड़ी थी तो नेक्रोसिस हो गया, वो स्मॉल साइज हो जाएगी। ठीक है। तो उसका मतलब है कि एक साइड की किडनी पे एट्रोफी हो जाएगा, मतलब कि यूनिलेटरल एट्रोफी। ठीक है। एक साइड की किडनी एट्रोफी हो जाएगा। और ये फीचर ऑफ कोर्स हमें प्राइमरी हाइपरटेंशन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकेंडरी है, ये दूसरी चीज़ की वजह से होता है। ठीक है।
और इसका इम्पोर्टेंट कोर्स में है स्टेनोसिस हो रहा है क्योंकि एथरोस्क्लेरोसिस की वजह होता है। एथरोस्क्लेरोसिस इन द रीनल आर्टरी मतलब यही प्लेक फॉर्मेशन एंड फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। ये जो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया है ये क्या होता है? तो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया एक यंग फीमेल में होता है और ये इसमें डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है। जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी, उसका जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तब उसमें डिफेक्ट आ जाती है। उसमें डिफेक्ट में क्या होता है कि उसकी जो वॉल है ठीक हो जाती है और उससे क्या होता है, उसकी वॉल अगर ठीक होगी तो उसकी वॉल अपने आप के आसपास ही जैसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, अगर बेंड होगी तो क्या होगा, ऑफकोर्स ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो क्या होगा, ये नेक्रोसिस हो जाएगा, इस्चेमिया हो जाएगा और रेनिन रिलीज होगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगा, ये सब चीज़ें होगी। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और अब हम तो नेक्स्ट टॉपिक है बिनाइन एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। बिनाइन क्या होता है और मैलिग्नेंट क्या होता है, इससे पहले देख लेते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में। नॉट क्लियर वर्ड्स, ठीक है। ओके, सो बिनाइन एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की बात कर लेते हैं। तो हाइपरटेंशन जो होता है बिनाइन, बिनाइन में ज़्यादा से ज़्यादा माइल्ड टू मॉडरेटली फ्लक्चुएशंस होता है हाइपरटेंशन में, ठीक है। और बिनाइन हाइपरटेंशन जो होता है वो ज़्यादा क्लिनिकली साइलेंट होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है ना, क्लिनिकली साइलेंट होता है। तो इसमें जो ऑफकोर्स ऑर्गन डैमेज होगा, इसमें हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होंगे हाइपरटेंशन में, लेकिन वो स्लोली 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 होंगे। लेकिन जो मैलिग्नेंट वाला है, मैलिग्नेंट वाला बहुत खतरनाक है। इसमें सडन राइज हो जाता है, सीवियर एलिवेशन हो जाता है, ग्रेटर देन 200 बाई 120 mmHg चला गया ब्लड प्रेशर, है ना, तो सीवियर एलिवेशन हो जाता है। और ये जो होता है कि इसके कारण जो है कोशिश में इसमें ऐसा लिखा गया है कि ये पहले का जो बिनाइन हाइपरटेंशन था उसकी वजह से होता है, ठीक है। और ये एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज मतलब एक्यूट किडनी फेलियर हो गया, पपिलोइडिमा हो गया। पपिलोइडिमा क्या होता है कि अपना जो जब हम प्यूपिल देखेंगे, प्यूपिल में डायलेशन हो जाएगा और इसमें एडिमा जैसा फॉर्म दिखेगा, हमें एडिमा मतलब कैप्सूल एक्यूमुलेशन दिखेगा। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जिसमें स्ट्रोक भी आ सकता है। ब्रेन में जो हमारी कोई भी आर्टरी रप्चर हो सकती है, फट सकती है और उसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है किसी भी टाइम। तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इज वेरी बैड और उसको मेडिकल इमरजेंसी के तरीके से देखकर उसको हमें ट्रीट करना होगा, ठीक है। तो हमें जो नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है, टाइम क्या रखना है, टाइम ऑलमोस्ट एक घंटा होना है। हम एथरोस्क्लेरोसिस लेके आज का लेक्चर अभी थोड़ा टॉप करेंगे और देन हम कल से कंटिन्यू करेंगे वापस, ठीक है। और अभी थोड़ा सा ही बाकी रहा है आज का लेक्चर, तो ये कर लेते हैं फटाफट से 5-10 मिनट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है, आर्टरी, आर्टेरियोलो, आर्टेरियो मतलब कि आर्टरी का, स्क्लेरोसिस मतलब कि वहाँ पे स्क्लेरोसिस जो है, फाइब्रोसिस जो है ना काइंड ऑफ, उसकी वजह से क्या होता है कि आर्टरी हार्ड हार्ड हो जाती है और उसकी वेसल की जो वॉल है वो ठीक हो जाएगी। तो वेसल की वॉल ठीक होगी तो उसका लीमन क्या होगा, छोटा हो जाएगा बिल्कुल, है ना। वेसल का लीमन ये था, अगर अगर ये थिकनेस बढ़ गई तो इसका ल्यूमन छोटा हो जाएगा, तो ब्लड सप्लाई में दिक्कत आएगी, और उसके ब्लड सप्लाई में दिक्कत आएगी। और जो उसकी तीन चीज़ें हम देखेंगे इसमें, एक एथरोस्क्लेरोसिस देखेंगे, एक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस देखेंगे और एक देखेंगे मोंकबर्ग मीडियल कैल्सिफिक 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 स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस के बारे में हम स्पेशली बात करते हैं कि जो नंबर 2 आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोल्स क्या होते हैं, आर्टीरियोल्स मैंने बताया कि वेंट्रिकल एरोटा होती है, फिर उसकी ब्रांचेस जाती है, तो सबसे छोटी वाली ब्रांचेस होती है आर्टीरियोल, सबसे छोटी छोटी, उसके बाद वो फिर कैपिलरी फॉर्म कर देती है, ठीक है। तो आर्टीरियोल का मतलब वही होता है, उसका स्क्लेरोसिस जो आता है तो काफ़ी डेंजरस कंडीशन हो सकती है, हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एथरोस्क्लेरोसिस पे, ये मोस्ट कॉमन डिसीज है, एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्मेशन होता है, तो एक कॉमन डिसीज है। तो सबसे पहले एथरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने बताया था कि आर्टरी के 3 लेयर होते हैं, मैंने पहले बताया था कि उसको याद रखना,
है, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटेशिया, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है कि इंटीमा प्लेग होता है, इंटीमा में प्लेग फॉर्मेशन होता है, और वो प्लेग फॉर्मेशन ब्लड फ्लो को रोकता है, ठीक है। प्लेग फॉर्मेशन ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है इसको, ठीक है। तो वो प्लेग फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं, फैटी फूड्स या फिर किसी तरीके का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो आर्टरीज है वो डैमेज होती है। अब डैमेज आर्टरी क्या करती है कि लिपिड को लीक करेगी, जो हमारा लिपिड है वो उसको आर्टरी की दीवार में से लिपिड बाहर आएगा ऐसे, ठीक है। और लिपिड इंटीमा में लीक होगा, और फिर क्या होगा, मैक्रोफेज आएंगे और उसको खा जाएंगे, और खा के फिर वो वहीं पड़े रहेंगे, मतलब कि एक फोमी माइक्रोफेज फॉर्म होगा, फॉर्म सेल्स फॉर्म होंगे। इस फॉर्म सेल्स का मतलब ये होता है कि उसमें उस सेल के अंदर फैट होगी। तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें वो वाइट दिखेगा पूरा, क्योंकि फैट माइक्रोस्कोप में वाइट दिखती है, ठीक है। तो एक फॉर्म मतलब कि एक गुब्बारे की तरह, वो फॉर्म की तरह वो दिखेगा हमें माइक्रोस्कोप में। तो उसे हम फॉर्मी माइक्रोफेज कहेंगे, और फिर वो वहाँ पे चीज़ें स्प्लिट करता है, और उसकी वजह से वॉल डैमेज होगी, फाइब्रोसिस होगा, और फिर और फैट लीक होगी, और फैट लीक होगी तो एक क्या होगा, फैटी स्ट्रिप वाला एक पूरा प्लेग फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी उसको डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है, कि इसमें क्या होता है कि इंटीमल प्लेग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो, उसमें क्या होगा कि नेक्रोटिक लिपिड कोर, मतलब मोस्टली मोस्टली क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये फाइब्रोमस्कुलर कैप बनाता है। तो फाइब्रोमस्कुलर कैप आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना, ये फैट फॉर्मेशन हो रही है इधर, सारा कुछ जो है फैटी स्ट्रिक सारी आ गई है, और उसके ऊपर वापस से लेयर बन गया आर्टरी का, और ये पूरा फाइब्रोसिस हो गया। देखो ह्यूमन छोटा हो गया, पहले बहुत बड़ा हुआ करता था ऐसे, अब ये छोटा हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन हो गया, और ये जो है फाइब्रोमस्कुलर कैप है, ठीक है, फाइब्रोमस्कुलर कैप है ये। और ये मीडियम साइज आर्टरी को मेनली अफेक्ट करता है, ठीक है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है मेनली मीडियम साइज की जो आर्टरीज है उसको अफेक्ट करता है। इसकी और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है उसमें उसमें एफएमजी या फिर नीट पीजी में, कि मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। ज़्यादातर लोग है ना वो कोरोनरी आर्टरी लिख के आ जाते हैं, क्योंकि लोग हार्ट अटैक से ज़्यादा मरते हैं ना, इसलिए कोरोनरी आर्टरी लिख के आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन होता है एब्डोमिनल एरोटा में, ठीक है। क्योंकि एब्डोमिनल एरोटा का ल्यूमन बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए वहाँ पे अगर ब्लैक फॉर्मेशन होता है, अगर वो आधी थोड़ी बहुत ब्लॉकेज भी होती है तो ज़्यादा पता नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि उसका ल्यूमन बड़ा है। लेकिन कोरोनरी का ल्यूमन बिल्कुल छोटा है, उसमें अगर ब्लैक फॉर्मेशन होता है तो सीधा सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, एंजाइना वगैरह, ठीक है। तो ये है, तो एब्डोमिनल एरोटा, कोरोनरी आर्टरी और पोप्लिटेल आर्टरी। पोप्लिटेल आर्टरी कहाँ होती है, पोप्लिटेल फोसा में। पोप्लिटेल फोसा कहाँ होता है, नी के पीछे, हमारा जो लेग है, लेग में नी है, नी के पीछे पोप्लिटेल फोसा है, वहाँ पे पोप्लिटेल आर्टरी होती है, तो वहाँ पे भी उसमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो ये जो मोस्ट कॉमन लोकेशंस है, एब्डोमिनल एरोटा, कोरोनरी आर्टरी एंड देन पोप्लिटेल आर्टरी। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में भी प्लेग फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो कुछ ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हैवी ओबेसिटी होता है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो इनका हाई रहता है, उनको जाके अपना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अफेक्टेड होगी। उसके रिस्क फैक्टर में हमारे पास दो टाइप के रिस्क फैक्टर है, एक मॉडिफाइबल है, उसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, और एक नॉन मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल में क्या है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका एलडीएल लेवल बढ़ा है तो आप मेडिसिन लेके उसको कम कर दें, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है तो उसको मेडिसिन लेके कम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्मोकिंग है तो उसे क्विट कर सकते हैं, ठीक है, अगर डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इसको हम मॉडिफाई करके हम उस चीज़ को हम रोक सकते हैं। अब हमें कई कई बार डायबिटिक पेशेंट होता है ना, उसमें हमें देखने को मिलता है उसको डायरेक्टली सडन हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं मर जाता है ना। बाकी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन डायबिटिक होते हैं, उनको पेन होती है, एंजाइना, चेस्ट पेन होती है, उसके बाद जाके वो हॉस्पिटल जाएगा और हो सकता है उसको बचने के चांस, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में बचने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसको पेन बहुत लेट होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आर्टरी ब्लड सप्लाई वैसा वेसोरम, आर्टरी को ब्लड सप्लाई करती है वैसा वेसोरम, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है वेसल की वॉल में। वो डायबिटीज में क्या होता है कि हाई शुगर लेवल होने की वजह से उसका डैमेज होता है,
और वो स्क्लेरोसिस हो जाती है। तो उसकी वजह से जो आर्टरी में नर्व सप्लाई होती है वो भी डैमेज हो जाती है। तो उसकी वजह से जब हार्ट अटैक, जब प्लेक फॉर्मेशन होता है, ब्लड सप्लाई कम जाता है, और तब जो पेन होती है ना, तो वो पेन कम होगी क्योंकि वो नर्व सप्लाई डैमेज हो चुकी है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में सीधा हार्ट अटैक ही आता है, अंजाइना बहुत कम पेशेंट्स में आता है। ठीक है, तो ये हो गए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। और अब नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स में क्या है, एज है, हम अपनी एज चेंज नहीं कर सकते हैं। और जेंडर है, जेंडर चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आजकल के ज़माने में लोग अपनी अपनी जेंडर चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर से करते हैं, इंटरनल चीज़ें तो हमारी वही रहेगी, तो हम जेंडर भी इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि और दूसरी चीज़ ये है कि एस्ट्रोजन जो है फीमेल में प्रोटेक्टिव है, एथेरोस्क्लेरोसिस फीमेल में हार्ट अटैक का कारण इसीलिए कम है कि एस्ट्रोजन जो फीमेल में प्रोड्यूस होता है वो उनको हार्ट अटैक से बचाया रखता है। और जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमन होती है जिनके 50-55 ईयर्स के बाद पीरियड्स आना बंद हो चुके हैं, ओवरी फंक्शन करना बंद हो चुकी है, तो उनको क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, बंद हो जाता है। उसकी वजह से उनको फिर बढ़ जाता है खतरा एथेरोस्क्लेरोसिस होने का। ठीक है, और इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे तो हमने बात कर ली ऑलरेडी कि लिपिड लीक होता है और मैक्रोफेज आके खा जाता है उसे और फॉर्म सेल बना देता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई इसके बारे में एथेरोस्क्लेरोसिस की। और इसमें हमें बिनाइन फैटी स्टिक्स देखने को मिलती है जैसे हमने देखा है, और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक इस बारे में हम बात कर चुके हैं। और इसके कॉम्प्लिकेशंस में क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में फटाक से बात कर लेते हैं और आज का लेक्चर को फिर थोड़ा विराम दे देते हैं। बस इतना ही है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। और इसमें क्या होगा, स्टेनोसिस की वजह से क्या होगा, आगे के जो ऑर्गन्स होंगे उनको कम ब्लड मिलेगा, कम ब्लड मिलेगा, इश्चिमिया होगा। ये इश्चिमिया होगा तो डिजीज होंगे। सपोज अगर ऑपरेटिव आर्टरी जो है अपनी वो ओक्लूड हो गई है, मतलब कि वो अपनी ब्लॉक हो चुकी है, आधी आधी से ज़्यादा 50%। ठीक है, तो हमें लोअर लोअर लिम्ब में उसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेग पेन होगा, चल नहीं पाएंगे, ये सब चीज़ें होगी। ठीक है, अगर कोरोनरी आर्टरी ग्रेटर देन 50% ब्लॉक हो चुके हैं तो हमें अंजाइना होगा, चेस्ट पेन होगा। ठीक है, चेस्ट पेन, अंजाइना, पसीना छूटेगा, फिर पेन जो है रेडिएटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट आर्म। ठीक है, और ये सब उसके सिम्टम्स है, बैक में भी पेन जाएगा, तो ये सब अंजाइना के सिम्टम्स है। ठीक है, अगर मिसेंट्रिक आर्टरी जो है हमारी इंफीरियर मिसेंट्रिक और सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी जो है वो अगर ब्लॉक हो जाती है, वो आती ग्रेटर देन 50% ब्लॉक हो जाती है, देन क्या होता है कि हमें एब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, एब्डोमिनल पेन वगैरह ये सब सिम्टम्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। अब सपोज करो कि इस आर्टरी में यहाँ पे एक थॉम्बस फॉर्म हो रखा है और थॉम्बस रप्चर हो गया, यहाँ से अलग होके ब्लड के साथ तैरने लग गया। ठीक है, तो ये जहाँ जाएगा वहाँ पे वो ब्लॉक कर देगा उस आर्टरी को। ठीक है, सपोज ये आर्टरी ऐसी इतनी बड़ी है तो आगे आगे छोटी छोटी होती जाएगी ना, क्योंकि ऑर्गन की ओर जाएगी, वो एंड हो, जब एंड होने आएगी तब वो क्लॉट उसे ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने से क्या होगा, इश्चिमिया हो जाएगा और इन्फाक्शन हो जाएगा, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी इस तरीके से हो सकता है और ब्रेन में स्ट्रोक भी इस तरीके से आ सकता है। तो मोस्ट कॉमन जो आर्टरी इन्वॉल्व है स्ट्रोक में वो है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। सपोज कि मेरे एब्डोमिनल एरोटा में बहुत सारा खूब सारा प्लेग जमा हो रखा है और एक टूट के उसके कुछ कण तैरने लग गए। ठीक है, और वो एब्डोमिनल एरोटा नहीं, चलो हम ले लेते हैं कुछ और वेसल। सपोज कि हमने हमारा लेफ्ट एट्रियम में थॉम्बस फॉर्मेशन होता है, लेफ्ट एट्रियम में कुछ दिक्कत होने की वजह से एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आएगी जो कार्डियक पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से थॉम्बस फॉर्मेशन होता है और फिर वो एरोटा के थ्रू हमारे ब्रेन में चला गया। ब्रेन में जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। सपोज करो हमने उसको ब्लॉक कर दिया, हमारे ब्रेन को ब्लड मिलना कम हो गया, स्ट्रोक आ जाएगा, इसकी वजह से पैरालिसिस ये सब चीज़ें हो सकती है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जब हम न्यूरोपैथोलॉजी या फिर कार्डियक पैथोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम में। ठीक है, तो ये बात हो गई एम्बुलेंस की। और जब हम उस एम्बुलेंस का बाहर निकालेंगे ऑटोप्सी के टाइम पे या फिर किसी भी तरीके से, और उसका जब हम माइक्रोस्कोपिक उसका व्यू देखेंगे तो हमें उसमें क्रिस्टल, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वेसल वॉल जब वीक हो जाती है तो
और उसका एन्यूरिज्म होगा, एब्डोमिनल एरेटा का एन्यूरिज्म। तो ये चीज़ हम देखेंगे कल। एन्यूरिज्म क्या होता है एक बार देख लेते हैं, ठीक है? मैंने पहले दिखाया था, बाद में दिखा देता हूँ। अगर इस एब्डोमिनल की वॉल को वीक हो जाती है, यानी इस तरीके का प्रेशर क्योंकि हाई होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई होता है, इसकी वजह से इस तरीके से फूल जाती है और ये कभी भी रप्चर हो सकती है। एमसीए में क्वेश्चंस आता है, एफएमजी में पीजी में क्वेश्चंस आता है, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर अगर ये जो डायमीटर है, ये ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर अगर हो गया है, दैट मीन्स कि कभी भी रप्चर हो सकता है। इट इज़ वेरी डेंजरस और उसको ट्रीट करना एज सुन एज, ठीक है, जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। कल हम क्या देखेंगे? कल हम दो चीज़ देखेंगे। आज हमने एथेरोस्क्लेरोसिस देखा है, कल हम इसको एर्टिगोस्क्लेरोसिस और एंड नॉन मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस से हम कंटिन्यू करेंगे। और बाकी हम इसका वो भी देखेंगे आगे, एरोटिक डायसेक्शन क्या है, थोरासिक एन्यूरिज्म क्या है, ठीक है, एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म क्या है, सारी चीज़ें डायसेक्शन है, ये हम सीटी स्कैन भी एक देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वास्कुलर ट्यूमर्स में हेमांजियोमा, एंजियोसार्कोमा देखेंगे कैसे फॉर्म होते हैं, कापोसी सार्कोमा देखेंगे, फिर ये लेक्चर खत्म होगा। तो कल भी एक आध घंटा लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। और मुझे प्लीज़ ग्रुप में मुझे वो देना, क्या बोलते हैं, रिव्यू देना। कल से हम उस तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हेलो सर, यस 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 प्लीज़। ये एब्डोमिनल एनेरिज्म ये 5 सेंटीमीटर डायमीटर वेसल्स में अलग भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल है। जी आपका मतलब वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। सर हेलो, मैं टाइप करता हूँ, आई ठीक विल है टाइप सर। ठीक है सर। या ऑलराइट, सो गाइस ग्रुप पे प्लीज़ मुझे रिव्यू देना और कैसा क्लास था उसके बारे में प्लीज़ मुझे बताना। और हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अगर पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा होंगे 30-40 तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी एक पीपीटी वगैरह सारा प्रिपेयर करके आया हूँ, तो थोड़ा मोटिवेशन भी बना रहता है। सर दिस इज 5 सेंटीमीटर डायमीटर थिंग ओनली फॉर एब्डोमिनल एन्यूरिज्म और इज वेरिएबल। ओह एक्चुअली ये एब्डोमिनल एन्यूरिज्म के लिए ही है, क्योंकि अगर हम कोरोनरी आर्टरी का एन्यूरिज्म की बात करते हैं, ठीक है, तो वो तो 5 सेंटीमीटर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, उतना स्ट्रेच तो होएगा ही नहीं। जो छोटी सी आर्टरी और एब्डोमिनल एरिया बड़ी है, इसलिए वो, ठीक है, स्ट्रेच हो गया 5 सेंटीमीटर। क्योंकि वो रिस्क एक टाइप का रिस्क फैक्टर है कि अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है एन्यूरिज्म, तो कभी भी फट सकता है, मतलब कभी भी रप्चर हो सकता है और मैसिव ब्लीडिंग होगी हमारे एब्डोमेन में, एब्डोमिनल कैविटी में, और उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगा सीधा सीधा। और डेथ ऑलमोस्ट 80% केसेस में डेथ हो जाती है रप्चर होने पे, एब्डोमिनल आर्टरी एन्यूरिज्म रप्चर से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। हम थोड़ा कल और कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को और ये चैप्टर खत्म करके रहेंगे, और अब बाद में कार्डियक पैथोलॉजी भी लेंगे, उसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है और कार्डियक रिलेटेड डिसीजेस है, मर्मर्स है, उस चीज़ को हम एकदम इजीली देसी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पूरा देसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सबको मज़ा आएगा। तो बस यही है कि आपको पर्पस यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। प्लीज़ मुझे ग्रुप पे रिव्यू दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज जो माइक स्टार्टिंग में ख़राब था इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मुझे नहीं पता था कि ये पहला लेक्चर है, मुझे नहीं पता था कि ये साला ख़राब होगा। तो अब कल से मैं थोड़ा सही ढंग से करके आऊँगा, माइक वगैरह भी। बाकी मेरी स्लाइड वगैरह ठीक है। आज सुबह से मैंने ये सब चीज़ें प्रिपेयर किया है, फ़ोटोज़ कलेक्ट करे हैं मैंने और ये सब चीज़ें। कल हम उसको थोड़ा और डीपली देखेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और जो भी क्वेश्चन है आप मुझे ग्रुप में पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। So thank you guys. Thank you so much for joining. Yeah, sure. I will send this PPT in the group. Group में मैं send कर दूंगा इस PPT को, तो आपको थोड़ा सही रहेगा। और जाके प्लीज टेपलेडर, मेरो या फिर रॉबिन्स, कोई सी भी पैथोलॉजी की नोट्स या बुक देख लेना एक बारी, पन्ने उठा के, तो आपको समझ आएगा कि क्या पढ़ाया है आज, ठीक है। और बस यही है कि थोड़ा कर लेना, मैं कर रहा हूँ तो आप भी करो, है ना। और मेरा ये भी मोटिव है कि मैं आपको पुश करूँ एग्जाम के लिए। ये एक कांस्टेंट मोटिवेशन मिलना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। तो जो आपको मिल रहा है तो उसका यूज़ करें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जो भी है उनको बोले कि ज्वाइन करें। तो अच्छी चीज़ है, आज 25 to 30 स्टूडेंट्स के मैक्सिमम।
तो कल हो के ज़्यादा होए तो मुझे भी, मेरा भी थोड़ा क्या कहते हैं उसको, कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और मैं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।